मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। बात करें वैश्वीकरण के बारे में, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता आदि व्यापारिक क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिया किया जाता है। ये वैश्वीकरण कहलाता है। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो पहले ही हम बताए हैं अर्थव्यवस्था में मनुष्य अपना जीवन उपार्जन किस तरीके से करता है, क्या करता है, ये अर्थव्यवस्था में बताया गया है। अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानते हैं, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा सुलभ उत्पादन साधनों का प्रयोग करके मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, यानी अपनी ज़रूरतों की पूर्ति की जाती है। मनुष्य अपना जीवन उपार्जन किस आधार से करता है, ये अर्थशास्त्र में बताया गया। और बताया गया कि देश भर में कैसे उत्पादन किस आधार से किया जाए जो मनुष्य अपने जीवन उपार्जन को नई तरीके से या नई दिशा दे सकता है। बात करें वर्तमान में, आज भी सभी उपभोक्ताओं के समक्ष वस्तुओं और सेवाओं को चुनने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे देखा गया कि उपलब्ध क्या है, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरे, टेलीविज़न से लेकर के जूते तक सभी नवीनतम यानी नए-नए आकर्षक मॉडल वाले सुलभ हैं। देखा नई-नई मोटरसाइकिल भी आई है, स्कूटर और कारों के नवीनतम ब्रांड चुनाव का विकल्प प्रस्तुत करते हैं कि कौन-सी चीज़ लेनी है, कौन-सी नहीं लेनी है। यहाँ कहना सत्य है, कुछ ही वर्षों में हमारा बाज़ार बिल्कुल बदल चुका है और ये परिवर्तन ने नए जीवन को क्या किया है, बदलाव किया है। देखा गया देशों के बीच उत्पादन को आपस में जोड़ रहा है, विदेश व्यापार और बाज़ारों को एकीकरण कर रहा है। ये तो था देखा गया वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था में। बात करते हैं देश के बीच उत्पादन को आपस में जोड़ने की, तो ये परिवहन, संचार और हवाई उद्योगों को प्रभावित करते हैं। जहाँ देखा गया यही कारण रहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो अपनी उत्पादन इकाइयों बाजार के निकट देखकर स्थापित करती हैं, जहाँ क्योंकि वहाँ उन्हें सस्ता और कुशल श्रम तथा उत्पादन के अन्य कारक सुलभ हो जाते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उन सरकारी नीतियों पे दृष्टि रखती है, उसके हितों के लिए देखभाल करती है कि ताकि बहुत अच्छा सामान हमको मिल सके और अच्छे से उत्पादन कर सकें और हमारे जीवन में अच्छी खुशहाली ला सके। बात करें देश भर में उत्पादन कैसे किया जाता है, दूर देशों के बीच संचार का मुख्य साधन व्यापार ही हुआ करता था। देखा गया बड़े बड़े निगम जिन्हें बहुराष्ट्रीय निगम एमएनसी के रूप से जाना जाता था, यह व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जो संचार, चाहे टेलीविजन हो, रेडियो हो, संचार के माध्यम कोई भी हो, इस मुख्य साधन हुआ करता था व्यापार करने के लिए। ठीक है, कहा गया कि एक बहुराष्ट्रीय निगम जिसे एमएनसी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व नियंत्रण करता था, यानी जिसका होता था उसमें नियंत्रण कर लेता था। बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन मुख्यालय जो कारखानों को उन क्षेत्रों में स्थापित करती थी जहां श्रम और अन्य साधनों क्या होते थे, सस्ते होते थे और यह उत्पादन लागत कम रखते थे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक पैसा बनाने की अनुमति देते थे। लेकिन कहा गया कि बहुराष्ट्रीय के उत्पादन में मुख्यालय कारखानों के लिए क्षेत्रों में स्थापित करना बहुत ही अच्छा माना जाता था और संसाधन जो ज़रूरतें थी अपनी आवश्यकताओं तो पूरा आसानी से कर लेते थे। ये तो था देश भर में उत्पादन। बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन को बाजारों के पास स्थित करती थीं, जहां कुशल और अकुशल श्रमिक कम दरों पर आसानी से उपलब्ध होते थे। वहां जहां अन्य उत्पाद तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती थी, ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हुआ करती थी। इसके अलावा और भी देखते हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी उपायों की तलाश कर सकती थी जो उनके हितों की रक्षा करती थी, ऐसे लोग थे। अब बात करते हैं देशों के बीच उत्पादन को आपस में जोड़ना, जहाँ निवेश से तात्पर्य जैसे भूमि, भवन, मशीनरी और अन्य उपकरणों जैसे संपत्ति पर खर्च किए जा रहे थे, जहाँ धन से ही यानी पैसे जो लेते थे उससे बहुत खर्च किए जा रहे थे। तो पैसा जैसे लगाते थे वैसे उनका उत्पादन किया जाता था, ऐसे भूमि बनता था, ऐसे उपकरण खरीदे जाते थे जिससे उन्हें आसानी से हर चीज़ को काम में अच्छा हो और लाभ हो। बहुराष्ट्रीय निवेश की विदेशी निवेश कहा जाता था। जो बहुराष्ट्रीय निवेश करते थे उसे विदेशी निवेश के नाम से जाना जाता था। जो संपत्ति से लाभ की उम्मीद में कोई भी निवेश नहीं किया जाता था कि जिसके पास संपत्ति होगी उससे कोई लाभ होगा। बात करें
कि देशों के बीच उत्पादन को आपस में जोड़ना था। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन का प्रसार कर रही थी, जहां दुनिया भर के कई देशों में स्थानीय उत्पादों के साथ विभिन्न तरीके में बातचीत कर रही थी, कि जैसा नीचे की सूचीबद्ध तरीके से दिया गया है। पहला बताया, एक संयुक्त उत्पादन, एक स्थानीय कंपनियां, एक नियंत्रित उत्पादन। कहा गया पहले में संयुक्त उत्पादन कैसे किया गया, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त उत्पादन के साझेदारी में मौजूदा स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करती थी, जहां निवेश स्थानीय उत्पादों को नई और बेहतर संपत्तियों के साथ अत्याधुनिक तकनीकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती थी। ये तो था संयुक्त उत्पादन के लिए। अब हम जानते हैं कि स्थानीय कंपनियाँ क्या करती थी, जहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशाल नेटवर्क वाले बड़े स्थानीय उद्यमों को खरीदती थी, और नेटवर्क की वजह से एक दूसरे को क्या करती थी, जोड़ती रहती थी, जिससे उनको बहुत सारा लाभ हो सके। अब एक क्या था, नियंत्रणीय उत्पादन करना। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामग्री प्राप्त करती थी और छोटे निर्माता के साथ साथ काम करती थी, जो माल बनाते थे, जिसके परिणाम से नियंत्रित उत्पादन करता था, वो उसे एमएनसी के ब्रांड के नाम से उपयोग उत्पादनों के लिए जाना जाता था। ये तो थी नियंत्रित उत्पादन के लिए। बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन स्थापित करने के लिए स्थानीय व्यवसायों के साथ सहयोग करती थी। यानी जो भी स्थानीय व्यवसाय को निम्नलिखित तरीके से यानी लाभ हो सके। जैसे पहला जो था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश के लिए धन दे सकती थी, यानी पैसा देती थी, जहां उत्पादन की गति बढ़ाने के लिए नई मशीनों को खरीद सके, इसलिए वो पैसा देती थी, ताकि वो नई मशीनों को खरीद सकेंगे, जिसे बहुराष्ट्रीय निगम के साथ अत्यधिक निर्माण कर सकेंगे और तकनीकी दुनिया में ला सकें, जिसका अच्छे से विकास हो सकेगा। बात करें विदेश व्यापार और बाज़ारों का एकीकरण। आपको पता है कि बाज़ार कई प्रकार के से होते हैं, जैसे चाहे हम दैनिक बाज़ार में देखें, साप्ताहिक बाज़ार देखें, मासिक बाज़ार देखें, वार्षिक बाज़ार देखें, आकस्मिक बाज़ार देखें। तो विदेश में भी व्यापार करने के लिए कई बाज़ार होते थे, जहाँ विदेशी व्यापार उत्पादों को अपने घरेलू बाज़ारों से अपने-अपने पहुँच पे विस्तार की अनुमति देता था, जहाँ अर्थात अपने ही देशों को बाज़ारों में करता था। उत्पादों के पास न केवल घरेलू बाज़ारों में बल्कि दुनिया भर के बाज़ारों में अपने उत्पादों को बेचने का विकल्प होता था। ऐसे थे विदेश वाले कि जो आज अपने घर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बाज़ारों में अपने उत्पादों को बेचने का विकल्प देता कि कहीं भी बेचा जा सकता है, जिससे लाभ हो सके। इसी तरह दूसरे देश में निर्मित वस्तुओं का आयात करना एक तरीका है, जिसे खरीदा और घरेलू स्तर पे पेश किए जाने वाले विकल्पों से परे था, और विकल्पों को बढ़ा सकते थे, लेकिन वो बेच नहीं सकते थे। बात करें वैश्वीकरण की, तो आज आधुनिक यानी वर्तमान में समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ चुकी है, यानी मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि अपना जीवन उपार्जन करने के लिए नई नई तकनीकों को ढूंढ रहा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की इस परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण कहते हैं। बात करें कि इसे समझने के लिए एप्पल नाम की कंपनी का उदाहरण लेते हैं, जो ये अमेरिका की कंपनी है। बात करें एप्पल के मोबाइल फ़ोन को पार चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में बनते हैं, लेकिन उसके बाद एप्पल के फ़ोन दुनिया भर में देशों में बेचे जाते हैं। कि इससे पता चलता है कि उत्पादन के बढ़ने का ग्राहकों और पहुँचने में मिलती आर्थिक क्रियाओं को होती है। इनमें विभिन्न क्रियाएँ दुनिया भर में भागों में संपन्न होती है, लेकिन बेचे जाते हैं हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन बनते कहाँ हैं? चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में। लेकिन फ़ायदा ये देशों को हो जाता है। बात करें वैश्वीकरण निम्नलिखित कारकों के द्वारा संपन्न किया जाता था। जहां बात करते हैं एक तकनीक की, व्यापार उद्दीकरण की, विदेशी नीति की और विश्व व्यापार संगठन की बात करते हैं कि एक तकनीक निम्नलिखित द्वारा आई तकनीक और उससे बहुत ज़्यादा अपने देश को लाभ हुआ। जैसे बताया है मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेडियो, संचार के साधन बहुत आसानी तरीके से आए और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे विषयों को रखा गया, जो हमारे देश में तेज़ी से विकास हुआ। बात करें व्यापार उद्दीकरण की, तो जो बाज़ार की बात करें तो चाहे विदेशी व्यापार के 2 पक्ष में रखा गया था, जहाँ आयात-निर्यात किया जाता था, जहाँ सरकार स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए चीनी खिलौने के आयात पर भारी सीमा कर सकती थी और लगा देती थी, जहाँ लोग चीन के महँगे खिलौने खरीदते थे।
और अपने देश से बने सस्ते खिलौने खरीदते थे। बात करें देश के खिलौने उद्योग दिन दूनी रात चौगुनी कर देते थे, उन्नति करते थे। जब भारत के खिलौने निर्माता लाभ कमा सक कर समृद्ध बने और आयात पर कर लगाने का अर्थ व्यापार अवरोध उत्पन्न तैयार करना शुरू कर दिया था। और विदेशी नीतियों को नीति अपनाई गई जो कहा गया कि पूरे व्यापार संगठन एक बनाई जाएगी जिससे किस-किस देश को लाभ हो सकता है, किस-किस देश को लाभ नहीं हो सकता था। ये सारी थी वैश्वीकरण निम्नलिखित कारकों का सक्षम कैसे किया जाता था। बात करें प्रौद्योगिकी की, तो वैश्वीकरण प्रक्रिया को तेज करने वाले जो प्राथमिक कारकों में से एक तेजी से तकनीक ही था, जिसे बड़ी दूरी पर वस्तुओं को काफ़ी तेज और अधिक लागत प्रभावी वितरण की अनुमति दी जाती थी। जहां सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रगति के कारण सूचना अब आसानी से उपलब्ध हुआ करता था। जैसे पहले टेलीविज़न नहीं हुआ करता था, रेडियो नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता, लेकिन आज देखा गया वर्तमान में सारी चीज़ें थी जो आसानी से सूचना पहुँचाने का कार्य करता था। इन प्रगतियों ने श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में स्थित होने की अनुमति देकर भारत की आईटी क्रांति को संभव बना दिया था। बात करें व्यापार उदारीकरण की, तो जहां सरकार द्वारा लगाया गया व्यापार प्रतिबंधों को व्यापार बाधाओं के रूप में जाना जाता था, वहीं सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करने या बढ़ाने के लिए व्यापार बाधाओं को नियोजित कर सकती थी, जहाँ साथ ही साथ तय करती थी कि इस प्रकार के सम्मान और प्रत्येक का कितना आयात किया जाना चाहिए। आयात कर एक व्यापार बाधा का एक उदाहरण था कि जो बहुत ज़्यादा बाधा होती थी। उदारीकरण सरकार द्वारा थोपी गई व्यापार बाधाओं को सीमाओं को दूर करने की प्रक्रिया सरकार को तब अधिक उदार करती थी, जहाँ पे पहले तुलना कम प्रतिनिधित्व करते थे। अर्थात कहा जाए कि जहाँ पे रोज़गार और सकल घरेलू उत्पादन हुआ करता था, वह महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र का प्रदान करता था। इसकी तुलना में विकसित देश जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन के लिए कृषि का हिस्सा एक मात्र प्रतिशत और कुल रोज़गार में केवल 0.5 के प्रतिशत में फिर भी अमेरिका ने कृषि क्षेत्र में केवल इतना कम प्रतिशत लगा दिया कि अमेरिका सरकार ने उत्पादन और दूसरे देशों के निर्यात करने के लिए बहुत ही अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए इन भागों में धनराशि के कारण अमेरिका किसान और अपने उत्पादन के असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते थे और अधिक से कृषि जो उत्पादन थे दूसरे देशों के बाजार में कीमत बेच सकते थे। बात करें तो ये सारी कृषियों की बुरी तरह से प्रभावित करते थे। बात करें विकासशील देशों की, तो विकासशील देश जो विकसित देश की सरकारों को सवाल कर सकते थे, उठा सकते थे कि हमने पूरे विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार करना शुरू कर दिया है, लेकिन वो क्या करते थे अवरोध को कम कर देते थे, लेकिन आपस में विश्व व्यापार संगठन नियमों को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। ये तो था कि व्यापार उदारीकरण कैसे था। बात करें एक विकासशील अर्थव्यवस्था में व्यापार प्रतिबंध विकास और उत्पादकता को बढ़ा देने में मदद कर सकते थे। हालांकि विकास एक निश्चित स्तर के बाद एक हानिकारक हो सकता था। जहां बात करें कि भारत ने 1991 में अपने व्यापार को उदार बनाया, जिससे कंपनियों को सामग्री और सामान का स्वतंत्र रूप से आयात और निर्यात करने की अनुमति मिली थी, जिसे पूरे विश्व बैंक जैसे संगठन का समर्थन मिला। बात करें विदेशी नीति के निवेश नीति के बारे में, जो विदेश के लोग थे, वो निवेश कैसे करते थे, यानी पैसा कैसे लागत लगाते थे। एक विदेशी उद्यमी एक कंपनी के काफ़ी निवेश के विदेशी प्रत्यक्ष रूप से निवेश, जिसे एफडीआई के रूप में जाना जाता था। ये प्रत्यक्ष रूपी होती थी, जिसे हम देख सकते थे। निवेश का उपयोग भौतिक स्रोत प्राप्त करने के लिए, कंपनी क्षेत्र का विस्तार करने या अंतर्राष्ट्रीय उपस्थित स्थापित करने के लिए किया जाता था। देखा गया कि भौतिक संपत्तियाँ जिसके लिए पैसा लागत लगाते थे। बात करें विश्व व्यापार संगठन जिसे डब्ल्यूटीओ कहा जाता था। ये विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ यानी 1947 जब जैसे हमारा आज़ाद हुआ उसमें एक ट्रैफिक एंड ट्रेड जीएसटी का सम्मान समझौते से एक उत्पन्न हुआ था, जहां विश्व व्यापार संगठन 164 सदस्य देशों वाला एक वैश्विक संगठन था, जहां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को नियंत्रित करता था। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य था कि व्यापार को सुचारू रूप से, अनुमानित रूप से या तो संभव बनाया जाना चाहिए, यानी व्यापार हो तो अच्छे तरीके से हो सके। बात करें भारत में वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा, तो प्रारंभ यानी शुरुआत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने पिछले 20 वर्षों के दौरान भारत में अपने निवेश का विस्तार किया।
ये दर्शाता था कि भारत में निवेश लाभदायक साबित हुआ है, यानी जो पैसा हम लगाएँगे, वो खाली नहीं जाएगा, उससे हानि नहीं होगा, उसे लाभ ही होगा। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी उद्योगों जैसे सेल फ़ोन, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक, शीतल पेय, फास्ट फूड और बेकिंग में रुचि दिखाई और बहुत सारे अमीर लोग हैं जो इन चीज़ों को खरीदते थे और इन उद्योगों का सेवाओं में नए रोजगार सृजित करते थे, जिससे इस भारत वैश्वीकरण को प्रभाव निम्नलिखित तरीके से मिला और उनको लाभ होता था विदेशी कंपनियों को। बात करें इसका सारांश क्या है? वैश्वीकरण एक आधुनिक युग की ऐसी वास्तविकता जिससे हम मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। वैश्वीकरण यदि फ़ायदे हुए हैं तो नुकसान भी हुए हैं। जिससे लेकिन नुकसान की तुलना में फ़ायदा अधिक हुआ है। अब ज़रूरत है कि ऐसी नीतियों को जिससे वैश्वीकरण का लाभ जनमानस एक तक पहुँच जाए। जब हर तबके का आदमी एक निश्चित स्तर की जीवन शैली जीने लगेगा, तब वैश्वीकरण क्या होगा? सफल ही माना जाएगा। धन्यवाद।